गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम राजस्थान में पारिस्थितिकी संकट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, अर्थात नंबर 1 पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है। तो इससे साफ जाहिर है कि भौगोलिक दृष्टि से इसका विस्तार भी अधिक है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है और अत्यधिक भौगोलिक विस्तार होने की वजह से यहाँ पर धरातलीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि की दृष्टि से क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलती हैं। इन विविधताओं में मानव कार्यकलापों से भी परिवर्तन आए हैं। इसी के फलस्वरूप राज्य में विविध पारिस्थितिक तंत्रों का विकास हुआ है। इकोसिस्टम्स का विकास हुआ है, जो मानव पर्यावरण के संबंधों का द्योतक है, इंडिकेशन है। राज्य के भू आकारिक स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा के प्रकार के आधार पर राजस्थान को कुछ वृद्ध यानी 4 वृद्ध और उनको हर एक को उपविभाग में मध्यम श्रेणी के पारिस्थितिक प्रदेश में बांटा गया है। अर्थात राजस्थान में वृद्ध रूप से 4 पारिस्थितिकी तंत्र या 4 पारिस्थितिकी प्रदेश पाए जाते हैं, जिनमें पहला है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है अरावली पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा है पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा हाड़ौती पठार पारिस्थितिकी तंत्र। इन सभी पारिस्थितिक प्रदेशों का विशिष्ट रूप से विकास हुआ है, जिसमें मानव पर्यावरण के संबंधों के फलस्वरूप ये विकसित हुए हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि मानव और पर्यावरण या भौगोलिक या प्राकृतिक जो रिलेशन है, मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, वो सुचारू रूप से चलते रहें तो पारिस्थितिकी प्रदेश के लिए अच्छे रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों में या पारिस्थितिक प्रदेशों में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इनके एक जो पारिस्थितिक संतुलन है उसमें गिरावट या पारिस्थितिक संतुलन में एक संकट उत्पन्न हो रहा है। एक बड़ी समस्या है। जैसे कि पहला पारिस्थितिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर आए यानी साल 2 साल बाद सूखा या अकाल पड़ता रहता है। दूसरा, यहाँ इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार होता जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है, सेम की समस्या है। इस तरीके से यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओवर ग्रेजिंग है यानी अति पशुचारण है, खनन है, मृदा का क्षरण है, डिफोरेस्टेशन है आदि इसके सामने समस्या है। दूसरा प्रदेश हम लेते हैं अरावली पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र। स्पष्ट है कि ये पर्वतीय प्रदेश है और इस पारिस्थितिकी तंत्र में की जो बड़ी समस्या है कि इसमें बेरोक टोक पत्थरों का खनन या खनिजों का खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्षण प्राय होती जा रही है। कहीं कहीं तो अरावली धरातल के बराबर ही आ ठहरी है, इतना पहाड़ों का उत्खनन हो गया है। मकानों के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए इनमें भारी मात्रा में उत्खनन कार्य किया जा रहा है। उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर आदि में विविध प्रकार के उद्योगों से प्रदेश में वृद्धि हो रही है। अतः इस पारिस्थितिक तंत्र के सामने भी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस पर्वतमाला में 10 से 18% ही वन रह गए हैं, जबकि हम जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में 60% तक वन होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तीसरा पारिस्थितिक तंत्र प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ये
छोटी नदी बेसिनों से जैसे बनास, बाणगंगा, गंभीर आदि से बना है। ये कृषि प्रदेश, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे भूमि का कटाव है, खनिजों का खनन है, पेयजल का संकट है, नगरीय प्रदूषण में वृद्धि है आदि यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है। चौथा पारिस्थितिकीय प्रदेश है या इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र प्रदेश है। हाड़ौती पारिस्थितिक तंत्र है। ये तंत्र भी खनिज खनन, भीड़ों में वृद्धि का विनाश, भूमि के अनुपजाऊपन में वृद्धि आदि समस्या से ग्रसित है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिलों में उत्तम प्रकार का इमारती पत्थर का निर्ममता से दोहन किया जा रहा है। फलस्वरूप खनन क्षेत्र का विस्तार, अवशिष्ट खनन पदार्थों का ढेर, वनों का विनाश, खनन से प्रदूषण में वृद्धि आदि समस्याओं का जन्म हो रहा है। किसी समय मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां तथा शाहबाद का क्षेत्र वन आच्छादित था, अब छितरा गया है तथा विनाश की कगार पर है। चंबल नदी के समृद्ध क्षेत्र में तीव्र भूमि कटाव से बीहड़ों, रेवेंस का बेडलैंड टोपोग्राफी का विस्तार हुआ है। अन्य छोटी नदियों और बरसाती नाले भी इसमें वृद्धि कर रहे हैं। उद्योग का विकास यद्यपि सीमित है, किंतु कोटा नगर पूरी तरह प्रदूषण की चपेट में है। यहाँ के उद्योगों का अतिरिक्त ताप, विद्युत ग्रह भी प्रदूषण का कारण है। लाखेरी, मोड़ा के सीमेंट कारखाने वहाँ वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। उपयुक्त सभी कारणों से यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता जा रहा है। अतः इन सभी बातों से स्पष्ट है कि राजस्थान के सभी प्रदेशों में पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक रूप से असंतुलन, इम्बैलेंस होता जा रहा है। इसका मूल कारण है डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग। वनों के विनाश से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मिट्टी के कटाव में वृद्धि हो रही है तथा वन्य जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है। खनन के अंतर्गत इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, गिया पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, जोधपुर स्टोन आदि का दोहन निर्ममता से हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि खनन से न केवल धरती पर गर्त बन जाती हैं, अपितु वहाँ वन समाप्त होते हैं। धरती का ऊपरी परत मिट्टी विहीन हो जाती है और संपूर्ण क्षेत्र वीरान हो जाता है। अब इन सभी बातों से स्पष्ट है कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट है, असंतुलन है, इम्बैलेंस है। तो राज्य के पारिस्थितिक तंत्र को जो दो प्रक्रम, इन सभी के परिणाम स्वरूप राज्य के पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रक्रमों ने विशेष रूप से चिंतित किया है, और वो दो प्रक्रम हैं, दो प्रोसेस हैं, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट एंड फेमेंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सा तात्पर्य मरुस्थल का विस्तार, यानी जो उपजाऊ प्रदेश है उनमें भी मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होना मरुस्थलीकरण है। वापस से देखिए मरुस्थलीकरण से तात्पर्य है उपजाऊ एवं अमरुस्थलीय भूमि का क्रमिक रूप से शुष्क प्रदेश अथवा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना। यह प्रक्रिया प्राकृतिक की अपेक्षा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अधिक होती है। This process is due to human activities। ज्यादा राजस्थान का वर्तमान मरुस्थल इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ कभी सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों का प्रवाह था तथा सभ्यता विकसित थी, जिसके अवशेष कालीबंगा, रंगमहल आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। इस प्रदेश में मरुस्थल विकास का प्रमुख कारण अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं का माना जाता है। आज यहाँ की समस्या मरुस्थलीय नहीं, अभी तो इसका विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट, उनका विस्तार अथवा मरुस्थलीकरण है। मरुस्थल विस्तार जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रहा है, इस पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु सभी स्वीकार करते हैं कि मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है। जिसके जो कारण बताए गए हैं, उनमें से पहला प्रमुख कारण है जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, न्यून वर्षा। यहाँ पे उच्च तापमान यानी वर्षा की मात्रा से ज़्यादा यहाँ वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से यहाँ से शुष्क जलवायु बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी से यांत्रिक अपरदन होता है और इसका विस्तार हो रहा है। दूसरा है वनस्पति का अभाव, डिफोरेस्टेशन, वनों का विनाश, जिसकी वजह से
बरसात की मात्रा में गिरावट आती है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के साथ रहन सहन, खान पान, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए संसाधनों का दोहन तेजी से बढ़ता है। चौथा कारण है अनियंत्रित पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग। पशुचारण, भेड़, बकरी, गाय, इनको अगर हम खुले चरागाहों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हम चराते हैं तो ये जड़ सहित वनस्पति को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से पारिस्थितिक संकट खड़ा होता है। पांचवा कारण है भूजल स्तर में गिरावट, डिक्लाइन इन अंडरग्राउंड वाटर लेवल, जिसकी वजह से भी मरुस्थल में वृद्धि हो रही है। छठा कारण है निरंतर सूखा पड़ना। सातवां कारण है भूक्षरण, मिट्टी का कटाव है, अपरदन है, इसमें शामिल है। वायु अपरदन में वृद्धि, सीधी सी बात है कि उच्च तापमानों में बरसात नहीं होगी, आंतरिक अपरदन ज़्यादा होगा तो हवा न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं, जिसकी वजह से हवा तेजी से यहाँ पे आती है, हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से वायु के अपरदन में वृद्धि होती है। नवा कारण है जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ लवणता, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, वाटर सीपेज आदि की समस्याएं हैं, जो कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर इनमें देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई। 10वां कारण है संसाधनों का अत्यधिक शोषण। इस तरीके से हम मरुस्थलीकरण के कारणों को हम रख सकते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या विकट होती जा रही है। यहाँ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 57% क्षेत्र मरुस्थलीकरण में आता है, यानी कुल क्षेत्रफल का 57% क्षेत्र पर मरुस्थलीकरण का प्रभाव है। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान के 5 जिले पश्चिम में हैं, जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर। दूसरी श्रेणी में अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, सेमी एरिड जोन है, जिसमें नागौर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चुरू, अजमेर, दौसा, पाली 8 जिले हैं। हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, किंतु मरुस्थलीकरण से अछूते नहीं है। अरावली की पर्वतमाला यद्यपि मरुस्थलीकरण के प्रभाव को रोके हुए है, किंतु वनोन्मूलन, खनन एवं अन्य मानवीय क्रियाकलापों से ये पर्वतमाला भी मरुस्थलीकरण को रोकने में असफल हो रही है। जैसे कि दौसा में इसका विस्तार होता जा रहा है, इसका ज्वलंत प्रमाण है। मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण हेतु वनस्पति की कटाई पर रोक, उपयुक्त वृक्षों का रोपण, चारागाहों का विकास, वायु के मार्ग में अवरोधक पट्टी का विकास, भूमि संरक्षण, बालुओं का स्तूपों का स्थायीकरण, जल का उचित उपयोग आदि प्रयत्न करना आवश्यक है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण को हम कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए वनस्पति की कटाई पर रोक होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है अफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण होना चाहिए। तीसरा है चारागाहों का विकास करना चाहिए। चौथा है ग्रीन बेल्ट्स का विकास होना चाहिए, ताकि अपरदन भी कम हो और हवाएं, ताकि ये हरित पट्टियाँ जो हवाओं के रुख या दिशा को बदल सके। पांचवा है भूमि संरक्षण किया जाना चाहिए। छठा है बालू का स्तूपों का स्थायीकरण किया जाना चाहिए, सैंड ड्यून्स का। छठा है जल का उचित उपयोग करना चाहिए। आगे जो दूसरा प्रक्रम है वो है सूखा और अकाल, ड्रॉट एंड फेमाइन्स। सूखा एक प्राकृतिक विपदा है जो अल्प वर्षा अथवा वर्षा न होने का परिणाम है। सूखा, ड्रॉट एक प्राकृतिक विपदा है जो अल्प वर्षा अथवा वर्षा न होने का परिणाम है। सूखा यदि सामान्य होता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, किंतु अधिक होने पर वह अकाल का रूप ले लेता है, जिससे न केवल आर्थिक हानि होती है अपितु जन, धन, पशु आदि की भी हानि होती है। सूखा और अकाल राजस्थान के नाम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका प्रकोप यदा कदा यहाँ होता ही रहता है। राजस्थान में अकाल की स्थिति उससे प्रभावित क्षेत्रों के बारे में इस तालिका में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 1981-82 में 26 जिले प्रभावित थे,
और प्रभावित गांवों की संख्या दे रखी है और जनसंख्या भी बता रखी है लाखों में। और भू राजस्व निलंबित लाख रुपए में भी बता रखा है। 1991-92 में 30 जिले प्रभावित थे। 2001-2 में 18 जिला प्रभावित थे। 2002-3 में 32 जिले प्रभावित थे। एक 2003-4 में 3 जिले प्रभावित थे। 2004-5 में 31 जिले प्रभावित थे। कमोबेश हम देखते हैं कि हर 2 साल 3 साल बाद यहाँ पर राजस्थान के जिले बड़ी मात्रा में अकाल की चपेट में आते रहते हैं। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 16 वर्षों में 2004-5 में राज्य के 31 जिले अकाल से प्रभावित थे, जबकि 2010-11 में सबसे कम मात्र 2 जिले ही अकाल प्रभावित रहे। वास्तव में अकाल एवं सूखा राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या एवं प्राकृतिक आपदा है, जिसे उचित प्रबंध से कम किया जा सकता है। आज इतना ही। आप सभी ने ध्यान से सुना, इन सभी के लिए आपको धन्यवाद।